अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सब दोस्तों का जो आईबीपी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने जेआईबीपी की स्टेज 1, 2, 3 या एआईबीपी में कोई भी अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, उन सब के लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं। ठीक है, तो ब्रांच बैंकिंग का आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़। तो इंशाल्लाह ये एमसीक्यू सारे जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, मुझे पता नहीं कितने हैं लेकिन काफ़ी है। तो इंशाल्लाह 2, 4, 5 लेक्चर्स में हम इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2-3 बातें हैं कि देखें भाई, मैं भी इंसान हूँ, बैंकर हूँ, और गलती हर बैंकर करता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो भाई किसी अगर एमसीक्यूज़ के अंदर किसी किस्म का कोई इशू हो तो भाईजान एडवांस माजरत, टेंशन नहीं लेनी, खुद से सही कर लेना। एक बात। दूसरी बात, ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये सिर्फ यानी कि पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ना, तो इसके अंदर चेंज हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जिस एमसीक्यूज़ को भी छेड़ें, जिस एमसीक्यूज़ को भी हम लोग स्टार्ट करें, उससे रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एक्सपेक्टेड सिनेरियो वाइज हम चीज़ें डिस्कस करें। ठीक है, तो एक काविश है। बाकी अगर जो बंदा इस लेक्चर को देख के पास हो जाए तो भाईजान दुआओं में याद रखिएगा, भाई के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला क्या है, द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड कस्टमर स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम। देखें, जब तक एक बंदा आपके साथ अपना अकाउंट ओपन नहीं करता, ही इज़ नॉट योर कस्टमर। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज़ रूल ऑफ थंब। अकाउंट ओपन होगा मेरे बैंक के अंदर किसी भी ब्रांच में, ठीक है, तो वो मेरा कस्टमर है। ठीक है, अगर एक कस्टमर मेरा बैंक का अकाउंट होल्डर नहीं है, ठीक है, वो टाइम चला गया कि ये जी 13 नंबर ब्रांच का कस्टमर है, ये 6 नंबर ब्रांच का कस्टमर है, ये 200 नंबर ब्रांच का कस्टमर है। अब क्या है, सारे बैंक सेंट्रलाइज्ड हैं, बैंक का कस्टमर हर ब्रांच का कस्टमर है। ठीक है, वो आपके पास जाके डिपॉजिट भी करा सकता है, विड्रॉ भी करा सकता है पैसे, वो आपके पास जाके बैंकर चेक भी बनवा सकता है, वो आपके पास जाके कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जो उसको सहूलत चाहिए, बैंकिंग सर्विस चाहिए उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैंक है, अस्करी बैंक है, हबीब बैंक है, एमसीबी है, यूबीएल है, अलाइड बैंक है, किसी भी बैंक में बंदे का किसी भी ब्रांच के अंदर अकाउंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कराची में हूँ तो मेरा कराची में अकाउंट है। ठीक है, मैं लाहौर चला जाता हूँ तो मुझे अलाइड बैंक की या यूबीएल की या एमसीबी की कोई भी ब्रांच डिनाई नहीं कर सकती कि सर हम आपका चेक यहाँ पे कैश नहीं करेंगे। ठीक है, या हम आपको बैंकर चेक बना के नहीं देंगे। ठीक है, कोई भी मुझे डिनाई नहीं कर सकता। क्यों? सारे बैंक्स का सिस्टम सेंट्रलाइज है। आई एम अ कस्टमर ऑफ वन ब्रांच, इट मीन्स आई एम कस्टमर ऑफ द बैंक। अब वो ब्रांच वाला सिस्टम चला गया, ब्रांच का सिर्फ डिपॉजिट देखने के लिए ब्रांचें हैं, बाकी सारा काम जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, तो बैंक के साथ आपका फॉर्मल रिलेशनशिप कब स्टार्ट होता है? जब वो आपके साथ अपना अकाउंट ओपन करता है। वॉक इन कस्टमर की इसीलिए हम लोग इन्हेंस्ड ड्यू डिलिजेंस करते हैं। क्यों? हाई रिस्क है। ठीक है, अगर मेरा कस्टमर है, मेरी किसी भी ब्रांच का कस्टमर है, तो वो मेरा कस्टमर है। ठीक है, मेरे लिए कस्टमर जो है वो सबसे यानी कि पहले नंबर पे आता है। कस्टमर कम फर्स्ट। ठीक है, कस्टमर इज़ द किंग। सेकंड नंबर पे आ जाए, अ टिपिकल कमर्शियल बैंक प्रोवाइड। सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक का, टिपिकल कमर्शियल बैंक का फंक्शन समझते हैं। टिपिकल कमर्शियल बैंक क्या करता है? डिपॉजिटर्स यानी कि जो सेविंग करने वाले लोग हैं, उनसे एक्सेस मनी, जो उनके पास ज़ायद पैसे होते हैं, उनको अपने पास रिटेन करता है। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते या जिनको ज़रूरत होती है, बिजनेसेस को या इंडिविजुअल्स को, उनको हम लोग क्या करते हैं? लोन्स देते हैं। दिस इज़ द कोर फंक्शन ऑफ बैंकिंग। इस तरह कि हम लोग मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर, अब आपके पास चेकिंग अकाउंट हो सकता है, आपके पास टाइम डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर आप अपने पैसे यानी कि कोई भी कस्टमर मेरे पास पैसे रख रहा है और मैं आगे किसी भी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल को, किसी बिज़नेस को, किसी भी नीड के लिए पैसे चाहिए, मैं उसको क्या करूँगा? लोन दे दूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास गुलामा टेक्सटाइल आता है, मेरे पास क्रिसन बाहुमान आता है, मेरे पास इंडस मोटर्स आता है, मेरे पास होंडा आता है, मेरे पास सुजुकी आती है, कोई भी आता है, मैं उसको लैंडिंग करने पे तैयार हूँ अनलेस अदरवाइज़ कि वो मेरी सारी प्री रिक्विजिट कंडीशंस को फुलफ़िल करता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों किस्म के डिपॉजिट्स बैंक देते हैं। टर्म डिपॉजिट भी बैंक यानी कि लोन्स, सॉरी डिपॉजिट नहीं, लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स भी बैंक देते हैं। जितने भी भाई आपके प्रोजेक्ट लोन्स हैं वो सारे लॉन्ग टर्म लोन है। मीडियम टर्म लोन जितना भी आपका एसएमई सेक्टर है, ये आपके एग्रीकल्चर है, ये सारा कोई मीडियम टर्म है। शॉर्ट टर्म एग्री छोटे यानी कि जो अपने हैं आरएफ की फैसिलिटी होगी 180 दिन के लिए, इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो टाइम बॉन्ड है, एक सर्टन टाइम के बाद आपने उनको क्लियर करना होता है। ठीक है जी, इसका आंसर डी है, सी नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। भाई बैंक के पास डिपॉजिटर ने अपने पैसे रखवाए हुए हैं, ठीक है, मैं उसका मकरूज़ हूँ, वो जब भी मेरे पास चेक इशू करेगा, आके डिमांड करेगा, मैं उसके पैसे उसको दूंगा, ठीक है। टाइम डिपॉजिट के अलावा जो मेरे पास जो भी प्री मेच्योर जो भी आपका टाइम डिपॉजिट है वो भी प्री मेच्योर कस्टमर के पास राइट है कि वो उसको इन कैश करवा ले, ठीक है। बाकी जो चेकिंग अकाउंट है वो अपॉन डिमांड ऑफ कस्टमर आपने उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए, डेटर एंड क्रेडिटर। व्हेन अ कस्टमर अकाउंट ओवरड्रॉन एंड व्हेन कस्टमर हैज़ टेकन लोन फ्रॉम द बैंक देन कस्टमर बिकम्स, जब भाईजान पहले वो मेरा क्रेडिटर था, अब उसने मुझसे पैसे ले लिया, वो मेरा मकरूज़ है, तो अब वो मेरा डेटर बन गया। आगे चलो जी। व्हेन बैंकर रिसीव्ड डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर दैन द बैंकर बिकम्स डैश ऑफ द कस्टमर। जब मैंने किसी बंदे से कर्ज ले लिया, किसी बंदे से अमानत लेके अपने पास रख ली, किसी का डिपॉजिट अपने अकाउंट में रख लिया, तो भाईजान मैं उसका डेटर हूँ, ठीक है, वो मेरा क्रेडिटर है। जब भी आके मुझसे तकाजा करेगा, एपरेंट टेनर अगर चेक का ठीक है तो मैं उसको पैसे देने का मजाज हूँ, मैंने उसको पैसे देने हैं। आगे है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ द बैंकिंग कंट्रीब्यूट्स टू द बैंकिंग मोनोपोली। अब भाईजान जो बैंक हैं इनकी मोनोपोली क्यों है, पेनिट्रेशन है ना। हर वो जगह जहाँ पे कभी इंसान बसा करते थे वहाँ पर बैंकों की ब्रांचें हैं। कुछ अर्सा पहले आई वेंट टू स्कर्दू, मैं स्कर्दू क्यों भाईजान, मैं उधर स्कर्दू के मेन बाज़ार में घूम रहा हूँ, मैंने देखो सारे बैंक ए टू जेड, इवन माइक्रो फाइनेंस बैंक, कमर्शियल बैंक, इस्लामिक बैंक, सारे बैंक हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ पे हम स्टे करते हैं वहाँ पे बैंकों ने अपने ATMs लगाए हुए हैं। दूर अफ्तादा स्कर्दू के अंदर, स्कर्दू के आगे वो एंड पे जाके हपलू जगह आती है, वहाँ पर भी लोगों ने अपने बैंक ब्रांचेस बनाई हुई हैं। तो बैंक सबसे ज़्यादा क्यों पॉपुलर हैं, उनकी कौन सी ऐसी यूनिक फीचर है, दैट इज़ देयर पेनिट्रेशन। तो क्या है, ब्रांच बैंकिंग जो है वही की है सारे बैंकों के लिए। वहीं से डिपॉजिट आता है भाईजान, वहीं से सारा क्रेडिट जाता है, वहीं से प्रॉफिट जनरेट होता है। तो ब्रांचेस ना हो तो बैंक किसी खाते के नहीं है। 7 नंबर पे आ जाए। इट इज़ अ डैश ऑब्लिगेशन ऑफ अ बैंकर टू ऑनर द चेक ऑफ द कस्टमर ड्रॉन अगेंस्ट करंट अकाउंट, ठीक है भाईजान। ये हमारी बाय लॉ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो हमारा एक्ट है 1872 का या 74 का या 78 का, ठीक है, वो क्या कहता है कि जब भी एक बैंकर के अगेंस्ट यानी कि एक बैंक के ऊपर एक चेक ड्रॉ किया जाता है तो बैंक ने उसको पे करना होता है। कुछ प्री रेक्विजिट हैं। चेक क्या है, स्टेल ना हो। स्टेल का मतलब क्या है, 6 महीने पुराना ना हो। दूसरी बात, पोस्ट डेटेड ना हो, अगली डेट का ना हो। तीसरी बात, अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स जो है वो सेम हो। ये प्रैक्टिस है, लॉ नहीं है, ठीक है। अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स जो है वो दोनों मैच करनी चाहिए। दिस इज़ अ बैंकिंग प्रैक्टिस नॉट अ बैंकिंग लॉ, ठीक है। तो ये हमारी एक स्टैट्यूटरी ज़िम्मेदारी है कि जब भी हमारे ऊपर एक चेक ड्रॉ किया जाए तो हमने उसकी पेमेंट करनी है, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस एंड सब्जेक्ट टू द एपरेंट टेनर ऑफ द चेक। अगर चेक बिल्कुल ओके है और चेक के ऊपर सिग्नेचर वगैरह सब ठीक हैं, अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर मैच कर रही है एज़ पर बैंकिंग प्रैक्टिस, उसके अंदर जो डेट है वो काबिल कबूल है, स्टेल नहीं है चेक, पोस्ट डेटेड नहीं है चेक, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस चेक को पे कर देंगे। दिस इज़ आवर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ठीक है जी। अब आगे आ जाए 8 नंबर। फॉरेन एक्सचेंज बैंक स्पेशलाइज्ड इन प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड सर्विसेज कर लें, ठीक है। जो हमारे ऑथोराइज्ड डीलर ब्रांच हैं, जिनको ऑथोराइज्ड डीलर या डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज का लाइसेंस दिया जाता है हमारे में हेड ऑफिस की तरफ से, वो क्या करती हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह के, उसके बाद ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, ये सर्विसेज वो, उसके बाद डिस्काउंटिंग वो करती हैं एक्सपोर्ट के बिल्स की, उसके बाद वो LC का बिजनेस करती हैं, कलेक्शन के डॉक्यूमेंट उनके पास आते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम करती हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो जो भी ऑथोराइज डीलर ब्रांचें हैं या जिनको फॉरेन एक्सचेंज में काम करने की परमिशन दी जाती है हेड ऑफिस की तरफ से, वो फॉरेन एक्सचेंज और उससे रिलेटेड कामों के अंदर डील कर सकते हैं। जिसको फॉरेन एक्सचेंज की परमिशन नहीं दी जाती अपने हेड ऑफिस की तरफ से, वो इसमें नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके बाद 9 नंबर पर डिसऑनर ऑफ चेक बाय अ बैंकर विदाउट एनी जस्टिफाइड रीज़न इज़ कॉल्ड। सबसे पहले भाईजान सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपने किसी बंदे का चेक बगैर किसी रीज़न के डिसऑनर कर दिया तो वो क्या करेगा, वो आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है। आजकल लोग बड़े सियाने हो गए हैं, किसी का चेक लेके आए बैंक वाला ऐसे को फजूल बात कर दे, वो कहते हैं भाईजान मेमो लगा के दे दे, ठीक है।
पहले तो कहते हैं लिख के दो, अब वो कहते हैं भाईजान मेमो लगा दे। कैश का चेक होता है, कहते हैं भाई इस पर मेमो लगा दे, ठीक है। वो कहते हैं भाई CBC नॉट कन्फर्म, वो कहते हैं भाई मेमो लगा दे। 3 मेमो लगवा के वो क्या करते हैं 489F के तहत पर्चा जब करवा देते हैं उस पार्टी के ऊपर, या पार्टी पे पर्चा होता है, पार्टी कहती भाई मुझे तो बैंक की कॉल ही नहीं आई। अगर आपका पार्टी से कांटेक्ट नहीं हुआ तो भाई आप किस बेस के ऊपर CBC पे चेक वापस कर रहे हैं? तो पार्टी क्या कहती मेरा तो बैंक ने मुझे बताया ही नहीं, मुझे क्या पता, बैंक वाले को पकड़ो। फिर क्या होता है, ये डैमेजेस क्लेम करना बैंक के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए भाईजान आपने कोई भी चेक जस्टिफाइबल रीज़न के बगैर वापस नहीं करना, चाहे क्लियरिंग का हो या आपके काउंटर पे प्रेजेंट किया जाए। उसके बाद स्पेशल डैमेजेस रेफर टू डैमेजेस पेएबल बाय अ बैंकर टू हिज कस्टमर्स फॉर द एक्चुअल डैश लॉस सफर्ड बाय द कस्टमर। भाईजान एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस सफर्ड बाय द कस्टमर, जितना लॉस उसको होगा उतने आपके डैमेजेस आपसे क्लेम करेगा। ये मेरी बात लिख लें। तो इसलिए भाईजान जब भी आपके पास कोई चेक आए, जून में जब भी हमारे पास 26, 27, 28, 29 जून को जो चेक आते हैं क्लियरिंग के अंदर, हम उनके साथ जो करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद 11 नंबर पे आ जाए, डैश इज़ द राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन इन हिज पोजेशन अंटिल द डेट फ्रॉम दैट ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज़ रीपेड। जब हम लियन मार करते हैं तो क्या है, उसके ऊपर मेरा चार्ज क्रिएट हो जाता है। जब किसी चीज़ के ऊपर मेरा चार्ज क्रिएट हो जाता है तो क्या है, मेरी इजाज़त के बगैर वो बंदा वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। तो उसको क्या कहते हैं, लियन इज़ राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन इन हिज पोजेशन until the debt from that owner of that property is repaid। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, किसी को हमने गाड़ी लीज पे दी हुई है, तो भाई उस पर मेरा चार्ज कैसे क्रिएट हुआ हुआ है, हाइपोथिकेशन है ना, ठीक है। गाड़ी हाइपोथिकेशन में है, RF में क्या है, हाइपोथिकेशन है। अगर किसी का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर मेरा क्या चार्ज क्रिएट हुआ है, प्लेज मेरे पास है, ठीक है। अगर किसी बंदे ने मुझसे हाउस लोन लिया या मेरे पास को अपनी प्रॉपर्टी इमूवेबल अपने मेरे पास एज अ लियन रखवाई है या मेरे पास एज अ सिक्योरिटी रखवाई है, तो उसके ऊपर मेरा मॉर्टगेज का चार्ज क्रिएट हुआ है। तो ये जितनी भी टाइप्स चार्ज हम क्रिएट करते हैं, एक्चुअली ये हमारा लियन होता है किसी भी बैंक के ऊपर। तो ये लियन जो है ये राइट है। बाकी जो नीचे हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज और असाइनमेंट, ये 3 चीज़ें जो हैं ये भाईजान मेरे टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, या मेरा टाइप ऑफ लियन है। हाइपोथिकेशन पता है सबको ना, हाइपोथिकेशन क्या होता है, जिस तरह भाई मैंने किसी को RF दी हुई है, तो RF में क्या है, उस बंदा बिजनेस कर रहा है, सारा सौदा उसकी दुकान पे पड़ा हुआ है, तो जो उसकी दुकान के अंदर सामान पड़ा हुआ है वो किसकी मलकियत है, बैंक की मलकियत है। अगर आपने किसी को गाड़ी दी हुई है, क्या कहते हैं, कार फाइनेंस किया हुआ है, तो गाड़ी तो वो बंदा चला रहा है ना, लेकिन वो गाड़ी हाइपोथिकेट मेरे पास है, वो मेरी इजाज़त के बगैर, मेरे NOC के बगैर गाड़ी बिकेगी नहीं भाईजान की। मॉर्टगेज, अगर किसी भी बंदे ने मुझसे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी किस्म का लोन लिया है, तो उसके अगेंस्ट मैं क्या चार्ज क्रिएट करूँगा, मॉर्टगेज, रजिस्टर्ड मॉर्टगेज कराऊँगा। बैंक के नाम पे वो प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा 100% महंगी होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ हिस्सा ऑफ दैट प्रॉपर्टी वो अपने नाम पे मॉर्टगेज करवा लेते हैं। तो जब तक मैं वो मॉर्टगेज रिलीज़ नहीं कराऊँगा, रजिस्टर्ड मॉर्टगेज, क्या होगा भाईजान, तब तक वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। ठीक है। इसका बाकायदा फ़र्द के अंदर, इसका बाकायदा पटवारी के पास इंदराज होता है कि ये प्रॉपर्टी बहक अस्करी बैंक बहक, अलाइड बैंक लिमिटेड बहक, MCB बैंक बहक, हबीब बैंक लिमिटेड रहन शुदा है। ठीक है। ये आपके फ़र्द के ऊपर अवारत लिखी जाती है जब आप किसी भी जो मॉर्टगेज होती है प्रॉपर्टी उसका फ़र्द निकलवाने जाते हैं। तो असाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, इसके अंदर आपकी कुछ जो पेएबल रिसीवेबल्स होते हैं वो असाइन हो जाते हैं बैंक को। तो जब भी उसके अंदर पैसे आएंगे या जब भी वो रिसीवेबल्स के पैसे आएंगे वो बैंक को मिल जाएंगे। ठीक है। तो लियन जो है वो एक राइट है किसी पर्सन का कि वो मेरा सामान अपने पास रख सकता है अनलेस कि मैं उसकी पेमेंट कर दूँ। 12 नंबर पे आएगा, द बैंक कैन कंसिडर डैश लियन एज देयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑन लोन और ओवरड्राफ्ट विच वाज गिवन टू द कस्टमर्स। ठीक है। बैंक क्या करते हैं, स्पेशल लियन मार करते हैं। ठीक है। जब किसी कस्टमर को कोई भी वो ओवरड्राफ्ट देते हैं या कोई भी प्रोटेक्शन के तौर पे अपने पास कुछ सामान रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल लियन, दैट इज़ कॉल्ड बैंकर्स लियन। बैंकर्स लियन जो है ये आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर भी है और ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो आपका एक्ट है 1884 का, उसके अंदर भी गिवन है। ठीक है। The idea behind the banker's right to set off is to enable the banker to reduce the dash amount due to him from a customer। भाईजान सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये राइट टू सेट ऑफ जो है ना, ये सिर्फ बैंक वाले के पास है, सिर्फ बैंकर का राइट है।
राइट टू सेट ऑफ क्या है, एक बंदे के मेरे पास 4 अकाउंट हैं, एक अकाउंट के अंदर उसने मेरी कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ की है जिसमें उसने ओवरड्राफ्ट किया था, ठीक है, और दूसरे अकाउंट में उसके पैसे पड़े हुए हैं, तो मैं अपना राइट टू सेट ऑफ यूज़ करते हुए वहाँ से अपना लॉस, वहाँ से अपना कर्ज की अमाउंट रिकवर कर सकता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड राइट टू सेट ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया जनाब, बी। नेटिंग करूँगा मैं, उसके अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं उससे मैं अपना सामान काट के, अपने कर्ज के पैसे काट के बाकी पैसे उसके छोड़ दूँगा, तो मैं नेट ऑफ कर लूँगा अपना जो भी नुकसान मुझे हो रहा था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मटीरियल अल्ट्रेशन, किसी भी चेक के अंदर कोई भी ऐसी छेड़छाड़ जिससे वो चेक पेएबल ना रहे, जिससे उसका अपरेंट टेनर जो है वो क्लियरली पेएबल ना रहे, तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ अ मटीरियल अल्ट्रेशन। अब मटीरियल अल्ट्रेशन भाईजान सिंपल सी बात है, मटीरियल अल्ट्रेशन डेट को अगर छेड़ देगा, ठीक है, 6 महीने पुराना या पोस्ट डेटेड अगर डेट थी तो उसको उसने गड़बड़ी की है तो मटीरियल है ना, क्योंकि इसकी चेक की पेएबल जो चेक की क्या कहते हैं एबिलिटी टू पे थी वो ख़त्म हो गई, मैं नहीं पे करूँगा। अमाउंट को छेड़छाड़ की, अमाउंट काट के कुछ लिख दिया, एक हम सिफर एक्स्ट्रा डाल दी, 5 एक्स्ट्रा लिख दिया, 6 एक्स्ट्रा लिख दिया, तो क्या होगा, वर्ड्स और अमाउंट जो है वो दोनों आपस में मिसमैच कर जाएंगी, चेक पेएबल नहीं रहेगा। उसके बाद भाईजान दोनों चीज़ें मिसमैच कैसे करते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं बैंक वाले, जब हमारे पास कुछ सियाने मेरे उस्ताद थे ना शाह जी, तो शाह जी फरमाते थे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले भाईजान हिंसू वाली अमाउंट पढ़नी है, 6,70,312 रुपये, ठीक है। उसके बाद दूसरी देखनी है, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं इधर बड़े बड़े फनकार लोग हैं। तो आपने क्या करना है, इसका आंसर क्या है, डी, अल्ट्रेशन ऑफ अमाउंट, अल्ट्रेशन ऑफ क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग क्या होता है, देखिए चेक के अंदर क्या होता है, स्पेशल क्रॉसिंग होती है, वो मैं लगाता हूँ कि ये मेरे पास कोई भी चेक आता है, सबसे पहले उसके ऊपर स्पेशल क्रॉसिंग लगाता हूँ, ठीक है। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि ये चेक अब मेरे बैंक की मलकियत है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है, वो बंदा काट के लिखता है अकाउंट पेई अकाउंट ओनली। पेई अकाउंट ओनली का मतलब क्या है कि जिसका ऊपर नाम लिखा हुआ है सिर्फ उसी को पैसे दिए जाएंगे। अगर डबल क्रॉस वैसे ऊपर किया हुआ है, वैसे क्रॉसिंग की हुई है, तो उसका मतलब क्या है, दिस इज़ नॉट पेएबल अपॉन काउंटर, काउंटर के ऊपर कोई इसकी पैसे नहीं ले सकता, ये सिर्फ चेक जो है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होगा या क्लियरिंग में लॉज हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी, कोई भी किसी किस्म की छेड़छाड़ जिससे बैंक का अपरेंट टेनर जो है वो मुतासर हो और बैंक की जो पेएबिलिटी है चेक की वो मुतासर हो, तो उससे क्या कहते हैं, दैट इज़ अ मटीरियल अल्ट्रेशन। उसके बाद आगे है, द राइट ऑफ सेट ऑफ कस्टमर अकाउंट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली बाय अ बैंकर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि राइट टू सेट ऑफ इस पूरी कायनात में सिर्फ बैंक के पास है और किसी के पास नहीं है। उसके बाद आए 16 नंबर पे, यूजली इंसिडेंटल चार्जेस आर लेविड ऑन दैट टाइप ऑफ अकाउंट होल्डर्स। भाईजान आप किसको ज़्यादा क्या करते हैं, किसको ज़्यादा आप रोलते हैं। वैसे इसका आंसर जो है ना वो करंट अकाउंट नहीं होगा। इंसिडेंटल चार्जेस जो हैं वो हम किसके ऊपर लगाते हैं, वो हम लगाते हैं सेविंग अकाउंट के ऊपर। इसका भी आंसर ए है, ये इस भाई ने गलत लिखा हुआ है, इस बुक वाले ने गलत लिखा हुआ है। तो यूजली इंसिडेंटल चार्जेस, अब क्या देखें, फॉर एग्जांपल यूबीएल का एक अकाउंट है मुकम्मल करंट अकाउंट, अगर आपके अकाउंट में 25,000 रुपये पड़ा हुआ है तो भाईजान एटीएम फ्री, चेकबुक फ्री, चेक वो बैंकर चेक बनवाना फ्री, सब कुछ फ्री, जो आप सोच सकते हैं हर चीज़ फ्री, ठीक है। इवन जो एटीएम के सालाना चार्जेस हैं वो भी नहीं लगते, 2750 रुपये या जितने भी चार्जेस हैं वो भी नहीं लगते। इसका क्या मतलब है कि भाईजान करंट अकाउंट जो है वो तो अल्लाह के आसरे पे है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो तो चेकिंग अकाउंट ही नहीं है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उसको भी छोड़ दें। उसके बाद आ गया सेविंग में भाईजान अगर आप जाएंगे ना सेविंग में, मुझे चेक बुक जो है वो 10 पेज की चाहिए, वो 10 पेज के पैसे लेंगे। बाकी सारे करंट अकाउंट के अंदर मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने क्या किया हुआ है, करंट अकाउंट ओपन कराएं, फ्री चेक बुक हासिल करें, ठीक है, फ्री एटीएम फर्स्ट टाइम हासिल करें। इशुएंस चलो फ्री कर दी, कुछ बैंकों की बड़ी नेकी है, इशुएंस फ्री कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 16 वाले का ए है, सी नहीं है। द डैश रूल इज फॉलोड इन अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स इफ नीदर डेटर नॉर क्रेडिटर डज नॉट मेक एनी स्पेसिफिक अप्रोप्रिएशन क्लेटॉन्स, ठीक है जी। इसका आंसर है डी। द वर्ड गार्निशी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, इसका क्या वाला, ये ए वाला गार्नायर, ठीक है। अब पता नहीं इसको क्या पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। अब दूसरे नंबर पे आ गया, द मीनिंग ऑफ द वर्ड गार्निशी मीन्स टू वॉर्न, किसी को आप क्वेश्चन करते हैं भाईजान, इसका मतलब है गार्निशी। MICR स्टैंड फॉर, इसका क्या मतलब है, ए मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, ये जो चेक के नीचे वो 16 रंग के इनसे लिखे होते हैं काले काले जो नज़र आते हैं,
वो MICR होते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन वाली इंक उसके ऊपर लगी होती है। आप उसको अगर उसके नीचे करें ना, क्या कहते हैं, ये जो वो नीले रंग की जो लाइट होती है, UV लाइट जिसको हम कहते हैं, हमारे भट्टी साहब के पास पड़ी होती है, तो उसके नीचे अगर आप करें तो ये MICR रीडर होते हैं। तो MICR आपको कलर चेंज करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी। 21 नंबर पे आज इन इंडिया, ये इंडिया का ला है, पाकिस्तान के अंदर भी यही ला है। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, हमारा और इंडिया का सेम लॉ है विद सर्टन मॉडिफिकेशन। जो अंग्रेज़ ने बना के दे दिया था, हम क्या करते हैं, हमने कहा शुक्र है अंग्रेज़ ने बना के दिया था, हम अभी तक उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो सी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। 22 नंबर पे आ जाएगी, बैंक्स विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड देम मेनली टू द कॉमर्स फॉर शॉर्ट पीरियड। जो छोटे पीरियड के लिए लोगों को पैसे देते हैं वो कौन से हैं, वो कमर्शियल बैंक हैं। वैसे मैं एक बात बताऊँ, आजकल जो बैंक्स हैं वो सारे कमर्शियल बैंक ही सारे कारोबार कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक के अलावा। सेंट्रल बैंक हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल बैंक है। वो इंटरेस्ट रेट जो है मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है। ठीक है, वो नए फ्रेश करेंसी नोट देता है। ठीक है, वो और बड़े काम करता है। ठीक है, तो जो कमर्शियल बैंक है ना, वो एग्रीकल्चर लोन भी दे रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल लोन भी दे रहे हैं, वो कमर्शियल बैंक का कारोबार भी करें। तो आजकल कमर्शियल बैंक जो है वो बड़े डाइवर्सिफाइड बिजनेस के अंदर हैं। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक जो है यही आएगा, सिंपल। बाकी दो अगर आप स्पेशलाइज्ड भी कर लें तो कमर्शियल बैंक ही इसका आंसर है 22 नंबर का। 23 नंबर में विच बैंक इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक कौन सा, इंडस्ट्रियल बैंक। भाई आपने PIDC कराची के अंदर है ना, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके बाद पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, इस तरह की जो कंपनीज होती है वो इन्वेस्टमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक उनको कहते हैं। वो क्या करते हैं, फॉर यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डिफरेंट किस्म के लोन वो लोगों को देते हैं। अ कंपनी हु एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट इज़ कॉल्ड। जो बंदा डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, चेकिंग अकाउंट जो भी होता है वो डिमांड डिपॉजिट है। जब भी कस्टमर मेरे पास आएगा मैं उसको पैसे दूंगा, तो उसको क्या कहते हैं, बैंकिंग कंपनी। आंसर इज़ बी। करंट अकाउंट आर मेनली ओपनड बाय। कौन सा बंदा करंट अकाउंट खोलता है भाई। वैसे तो मैं एक बात बताऊँ, बैंक के पास जो भी बंदा आता है हम उसको कहते हैं भाई ये देखो है ना, तरीका वारदात है ना ब्रदर्स। हम क्या करते हैं, बंदा आता है हम कहते हैं जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो कहते हैं मैंने अकाउंट ओपन करना। हम कहते हैं सर कैसे हैं, बैठे प्लीज़ सर, चाय मंगाएं आपके लिए, जूस मंगाएं, पानी पिलाएं सर, कोई हुक्म काम है तो सर आपने हमेशा मेरे पास आना है, मैं आपका खादिम हूँ। ठीक है, बंदा आ गया, आपने उसे भाई प्रोडक्ट की तशहीरी मुहिम स्टार्ट की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसे कहते हैं सर जी करंट अकाउंट ओपन कराना, सेविंग अकाउंट ओपन कराना। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता उसने कहा कोई भी ओपन कर दे तो हम क्या करते हैं, ओके सर ये देखें सर ये हमारा अकाउंट है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सर जी फ्री चेकबुक है, इसके अंदर फ्री ATM कार्ड है, इसके अंदर फ्री जब दिल करे आके अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा लें, जब दिल करे आके अपना बैंकर चेक बनवा लें सर। ठीक है, आपका क्लियरिंग का कुछ चेक जाएगा तो वो भी फ्री जाएगा। वैसे वो हर किसी में फ्री जाता है, लेकिन हम एज इसको बेनिफिट बता रहे होते हैं ना सर। उसके बाद सर जी जब दिल करे आके सर पैसे निकलवा लें। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में ATM जिससे दिल जाके पैसे निकलवा लें। तो शरी मुहिम चल रही है ना, और फीचर्स जी इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, सब कुछ। ठीक है, इवन कुछ लोग तो कहते हैं कि सर जी जब दिल करे आके बैंक से चाय भी पी जाना। तो ये करंट अकाउंट डिपॉजिट जो है उसके अंदर ये किया जाता है। तो सारे लोगों को हम करंट ही खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा के मैंने सेविंग खोलना है तो हमने क्या करना है, हमने उसका सेविंग ही खोलना है। ठीक है, ये नहीं करना कि जेड़ा बंदा सेविंग करके मेरा सेविंग अकाउंट खोलो उसका करंट खोल दो, और जो कि करंट खोलो उसका सेविंग खोल दो। इस तरह नहीं करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ठीक है, तो मैं हूँ ना, मैं आपको पता है भाई सारे बैंक जो हैं वो अपने बैंक में सिर्फ सैलरी अकाउंट ही रखते हैं, बाकी सारे अकाउंट उनके दूसरे बैंक में होते हैं। मैं एक XYZ बैंक में गया तो वहाँ पे एक मेरी बहन थी, मैंने उनको जाकर बताया जी मैंने एक अकाउंट ओपन कराना है। कहती है सर प्लीज़ बैठे। मैंने कहा जी मेरी बहन मेरा अकाउंट खोल दें सेविंग। यकीन करो मैं बता क्या सेविंग अकाउंट खोलना है, बाद में करंट अकाउंट खोल लिया। ठीक है, उसके अलावा एक और XYZ बैंक में मेरा अकाउंट था। तो जब ये पॉलिसी रेट जो स्टेट बैंक ने 20% कर दिया ना, 22% कर दिया ना, तो 20.5% उसके ऊपर प्रॉफिट आता था। तो भले वक्तों में कुछ जो हमने पैसे कुछ आने जमा किए हुए थे वो उसके अंदर ही पड़े हुए थे। तो बैंक को हर महीने कुछ ना मुझे उसके ऊपर सूद यानी कि मार्कअप देना पड़ता था। तो वन फाइन मॉर्निंग आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम दैट बैंक। वहाँ पे कोई उन्होंने न्यू बंदा या बंदी जो भी XYZ बंदा भर्ती किया था, उसने मुझे कॉल की, सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर वो आपका सेविंग अकाउंट है, काइंडली इसको ना करंट अकाउंट में शिफ्ट कर लें। मैंने कहा क्यों कर लूँ, बस सर कर लें।
बैंक यार इस तरह की भी होती है, तो ऐसी नहीं करनी होती, मेहरबानी करनी होती है। हम सारे बड़े अच्छे लोग हैं, वी आर वेरी गुड पीपल। तो हु कंट्रोल्स क्रेडिट इन इंडिया? इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान के अंदर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो हु कंट्रोल्स क्रेडिट इन पाकिस्तान? तो कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। फिक्स डिपॉजिट अदरवाइज कॉल्ड एज, फिक्स डिपॉजिट जो होता है उसको हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। जो एक टाइम पीरियड के लिए आपके पास फिक्स किया जाता है उसको टाइम डिपॉजिट कहते हैं। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल। वो बैंक टू बैंक वेरी करता है कि किस बैंक ने कौन सी प्रोडक्ट के अंदर कितना लेवरेज रखा हुआ है। ठीक है। तो हर वो डिपॉजिट जो सर्टन टाइम के लिए मेरे पास आ रहा है वो टाइम डिपॉजिट है। इन विच टाइप ऑफ डिपॉजिट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक? ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, लंबे अरसे के लिए आ रहा है तो लंबा अरसे के लंबे ही पैसे देने पड़ेंगे ना। आजकल उल्टा है, 20.5% चल रहा है। अगर आप 5 साल के लिए या 3 साल के लिए किसी बैंक के पास पैसे जमा कराने जाए ना टाइम डिपॉजिट में, तो एक अभी का जो रेट है जो मुझे हर महीने वैसे मिल रहा है एक सेविंग अकाउंट के अंदर, वो 20.5% है। ठीक है। अगर मैं टाइम डिपॉजिट में जाऊँगा, मुझसे कहूँगा भाई 5 साल के लिए फ़िक्स कर लो, तो उसके ऊपर 13-14%। ठीक है। क्योंकि अभी सारी मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि हो सकता है आगे जाके जो पॉलिसी रेट है वो थोड़ा नीचे आ जाए, इस वजह से। तो क्या कहते हैं, किसके अंदर ज़्यादा पैसे मिलते हैं? फिक्स डिपॉजिट। ये देखें ना, वेरी करता है ना सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर अभी मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी चल रही होती, इंटरेस्ट रेट होता है 7%, ठीक है, तो भाई मैं अगर टाइम डिपॉजिट कराता ना, ठीक है, तो मुझे 7 नहीं मिलता, 7 क्या मुझे 8-9 मिलता, वो 1% 1.5% का फ़ायदा हो जाता। RBI वॉज सेटअप इन, RBI छोड़ें भाईजान, हम करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना। ये तो अंग्रेज़ ने बनाया था, 1935 में बना था, हम सबको पता है। ये जनरल नॉलेज के लिए वैसे ही अपने पास याद कर लें, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1948 तक हमारे पाकिस्तान के नोट भी छापता था। उसके बाद फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 1948 को कायद आज़म, हमारे जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान थे, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया कराची के अंदर। ये सदर में बिल्डिंग थी स्टेट बैंक की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है आजकल। ये पहले शुरू में पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, तो यहाँ पे उन्होंने इफ्तिताह किया था। फिर उसके बाद 1956 के अंदर नई बिल्डिंग बनी, ये जो टावर पे है, वो बड़ी सारी बिल्डिंग है, क्या है ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बराबर में वो वाली बिल्डिंग। ठीक है। तो IIA चुंदीगढ़ रोड पे जितने भी हमारे भाई काम करते हैं उन सबको पता ही होगा कि स्टेट बैंक किधर है। ठीक है। हम तो चले IIA चुंदीगढ़ रोड पे काम नहीं करते, हम तो अल्लाह के आसरे पे दूर थोड़ा काम करते हैं, तो इसलिए हम इस साइड पे कम आते हैं। लेकिन एक दफ़ा मेरा प्राइस बॉन्ड निकला था तो मैं गया था, तो आई नो कि यहाँ पे काम स्टेट बैंक ही है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेटअप कब हुआ? 1 जुलाई 1948 को। तो 1948 इसकी जगह पे आएगा 1948। इसका आंसर जो है वो 1948 है, वो आप लोगों ने खुद करना है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर द लोन बाय द बैंकर कंपेयर टू ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इज जनरली क्या होता है? लो होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर द लोन बाय द बैंकर कंपेयर टू ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इज जनरली क्या है? लो होता है ना भाई। बैंक वाले को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं ना एम्प्लॉइज़। उसके बाद विच टाइप ऑफ अकाउंट होल्डर हैज़ द परमिशन टू ओवरड्रा द अकाउंट फ्रॉम हिज हर अकाउंट? कौन से बंदे को हम करते हैं? जो भी RF का अकाउंट होता है कभी भी इंटरेस्ट बेरिंग नहीं होता। रनिंग फाइनेंस वाला अकाउंट जो होता है वो हमेशा करंट अकाउंट होता है। ठीक है। तो इसका आंसर इज़ बी। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन अरेंजमेंट अंडर विच बैंक टेक अ बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योरिंग, यानी कि किसी फ्यूचर डेट के ऊपर वो मैच्योर हो रहा होता है, हम उसको आज की डेट पे बैंक अपने पास क्या करता है, डिस्काउंटिंग कर लेता है। ठीक है। तो ये 60 डेज़ और 90 डेज़ ये बैंक टू बैंक पॉलिसी पे वेरी करता है। इसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी बैंक की भी जो भी पॉलिसी होगी उसके मुताबिक वो इसको डिस्काउंट करेगा। बाकी डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना। व्हाट इज़ डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग ये है कि एक बैंक ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो फ्यूचर में जाके मैच्योर होना है, वो बैंक आज आपसे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ख़रीद रहा है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग। द मेन एम ऑफ अ बैंकर फॉर परफॉर्मिंग द सब्सिडरी सर्विसेज इज़ टू अर्न अ डैश ऑफ द कस्टमर। भाईजान वो आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहा है, सब्सिडरी वगैरह बन रहा है, वो क्यों कर रहा है? गुडविल के लिए। ठीक है। ताकि आप उसकी तारीफ़ें करें कि यार ये बहुत अच्छा आदमी है। द सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बैंकर एज एन एजेंट ऑफ हिज कस्टमर्स आर कॉल्ड। जो बंदा जब किसी का कोई एजेंट बन जाता है तो क्या होता है? प्रिंसिपल एजेंट वाले फंक्शन को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एजेंसी फंक्शन। Answer is B, agency function. The written instruction given by the customer to banker to perform the services like collection and payment of money is noted down in, उसको क्या कहते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन SI। हमारे पास जो सिस्टम चलता है हमारे बैंक के अंदर फ्लैक्स क्यूब, उसके अंदर SI हम लोग मार करते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का हमारे पास एक अलग मॉड्यूल है, उसमें हम
मार्क कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल को बंदा अगर बैंक का इंश्योरेंस मेरे से करवाता है तो मैं उसके अकाउंट के अंदर एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा देता हूँ कि हर साल इसके अकाउंट से इतने पैसे आपने क्या करने हैं, डेबिट कर लेने हैं, ठीक है। दूसरा, अगर किसी बंदे ने मेरे से डेबिट कार्ड लिया हुआ है तो मैं उसके अंदर एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाता हूँ कि हर साल आपने उसके 2750 रुपये प्लस FED यहाँ से काट लेने हैं, ठीक है। वो बैंक इनकम बन जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बुक। पहले रजिस्टर होता था, अब क्या है, सिस्टम के अंदर ही लग जाता है, ठीक है। 36 नंबर पे आ गया। अ डैश इज़ अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड विद सम प्रॉपर्टी बाय द सेटलर और द अथॉरिटी ऑफ अ ट्रस्ट फॉर, जो बंदा भाईजान उसको क्या कहते हैं, ट्रस्टी, ठीक है। अ डैश इज़ अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ टेस्टेटर टू एग्जीक्यूट हिज विल, जब को बंदा किसी का विल एग्जीक्यूट करने के लिए होता है तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटर। सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बैंकर नॉट ओनली टू हिज कस्टमर्स बट आल्सो टू द जनरल पब्लिक आर कॉल्ड, जो बंदा हर बंदे को कोई सर्विसेज, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, बिजली का बिल जमा करना, गैस का बिल जमा करना, टेलीफोन का बिल जमा करना, ठीक है, ये क्या होता है, ये जनरल यूटिलिटी सर्विसेज कहलाती हैं। उसके बाद आ जाओ जी, विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। इसका सेक्शन 4 जो है वो प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन करता है। डैश इज सिस्टम अंडर विच एन इंडिविजुअल बैंक कैरीज ऑन बैंकिंग सर्विसेज विद अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है जी। बैंक की जो सारे मुल्क में चल रही होती है उसको क्या कहते हैं, BSG, बैंकिंग सर्विसेज ग्रुप। तो वो बन जाएगा ब्रांच बैंकिंग, इसका आंसर होगा B। तो आज जी 40 तक ही ठीक है, अभी सोते हैं, इंशाल्लाह कल जब बैंक से वापस आएंगे, अल्लाह करे जल्दी छुट्टी हो जाए, तो फिर हम अगला जो इसका कल का पोर्शन है वो कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये मैं आप सब भाइयों के लिए अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, भाईजान इसको देखें, कोई गलती हो तो मुझे कमेंट में बता देना ताकि मैं उसको सही कर सकूँ, ठीक है। बाकी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर भाईजान एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर किसी ने नहीं किया तो, वैसे नहीं भी करेंगे तो भाईजान चलो कोई नहीं, खैर है, लेकिन भाई कर दिया करो, थोड़ा सारा सही होता है। फिर मैं कहता हूँ यार देखो आज इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, आज एक नई वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दिया करें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।